हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड का थर्ड लेसन फ्रांस की क्रांति को देखने वाले हैं। जो बच्चे बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही वे बच्चे जो क्लास 9th में और जिन्हें लेसन थर्ड जो है फ्रांस की क्रांति समझने में दिक्कत आ रही है, वो इस लेसन को ज़रूर देख सकते हैं। यह जो लेसन है बीपीएससी 4.0 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। ये इससे जो है कम से कम 1 या 2 सवाल तो ज़रूर ही पूछे गए हैं, चाहे वो TRE 1 हो, 2 हो या 3 हो, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ये जो है SCRT प्लस NCRT ये दोनों ये जो लेसन है ये दोनों से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग SCRT को कवर करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग NCRT को कवर करेंगे। तो ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है, तो धैर्य बनाए रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जो होती है वह सन 1789 की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, जिसने एक युग का अंत और दूसरे युग के आगमन का मार्ग जो है प्रशस्त किया, ठीक है। तो जो है ये फ्रांस की क्रांति है, ये कैसी घटना थी? तो एक युगांतकारी घटना थी जिसने जो है एक युग का अंत किया और दूसरे युग का आगमन किया, ठीक है। इस क्रांति में फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांतों आदमी स्वतंत्र पैदा होता है को प्रतिष्ठापित किया। तो इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे दिए गए, और ये कई बार जो है इस क्वेश्चन को पूछा भी जा चुका है। साथ ही यह भी पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार के सिद्धांत को किस क्रांति ने प्रतिपादित किया, और किसने कहा था, किस क्रांति में कहा गया था कि आदमी जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और इस लेसन में हम लोग सिर्फ उन्हीं लाइंस को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लंबा लेसन है तो पूरे को पढ़ना तो इम्पॉसिबल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सन 1776 ईस्वी में शुरू हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, और सन 1783 ईस्वी में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेशों की स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में अमेरिका की क्रांति पढ़े थे और उसमें देखे थे कि एक लफायते नाम का जो व्यक्ति था, उसके नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। तो ये जब सैनिक टुकड़ी अपने देश फ्रांस में गया तो वहाँ जो है इसने देखा कि हमारे भी देश में तो निरंकुश राजतंत्र है, तो इसे हम लोगों को हटाना चाहिए और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना लाना चाहिए, और इसी से जो है जनतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। तो जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो गया और 1783 में जब ब्रिटेन के विरुद्ध जो है अमेरिका की यहाँ पे जो उपनिवेश जो दिया है ये अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका की स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। चूँकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, वही जो मैंने बताया अभी लफायते वाला, अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर जो है फ्रांस में आई और इन सैनिकों ने फ्रांस में जनता का साथ दिया, ठीक है। आगे 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य था। कब शक्तिशाली राज्य था? तो 18वीं शताब्दी में, यानी कि 1700 से लेकर के 1800 के बीच में फ्रांस जो है एक शक्तिशाली राज्य था, ठीक। उसने उत्तरी अमेरिका के एक विस्तृत क्षेत्र में पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका में मेडागास्कर के टापू पर अधिकार कर लिया था। एक मैप बना लेते हैं हम लोग फटाफट। ये जो है नॉर्थ अमेरिका का ये जो कनाडा इलाका था, हम लोग जानते हैं कि कनाडा पे जो है फ्रांस का अधिकार था, और फ्रांस इधर से आक्रमण कर रहा था और ब्रिटेन इधर से, और इन दोनों के बीच में हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध 1765 से 1763 तक, ठीक है। तो ये उसी का बात कर रहा है। तो इधर अमेरिका हो गया। अब उसके बाद में आइए आप लोग यहाँ पे, ये अमेरिका, यहाँ अफ्रीका,
अफ्रीका का ये जो इलाका है यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है मेडागास्कर, तो यहाँ पे भी जो है फ्रांस का ही नेतृत्व था, मतलब उसी का शासन था। ठीक है, आगे देखते हैं। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण आर्थिक संसाधनों की कमी तथा शासकों की फिजूल खर्ची ने फ्रांस की जनता पर अत्यधिक करों का बोझ डाल दिया था। देखिए, एक तो 7 साल तक जो है युद्ध चला था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, तो इससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं फ्रांस का जो है खराब हो चुका था। और साथ ही बहुत ही ज़्यादा यहाँ के शासक जो है फिजूल खर्ची करते थे, तो इसकी वजह से भी लोगों के पर जो है कर का जो है बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और सामाजिक विषमताओं के उत्पीड़न ने उन्हें क्रांति के कगार पर ला दिया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है काफ़ी मैटर कर रही थी फ्रांस की क्रांति में। चलिए आगे देखते हैं। अब फ्रांस की क्रांति का राजनैतिक कारण क्या होता है। फ्रांस में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। ये तो पूछ सकता है कि फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी, तो फ्रांस में जो है राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। बुर्बो राजवंश, कौन सा राजवंश था, बुर्बो राजवंश था कि लुई 14वां के शासनकाल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी, लेकिन उसके बाद के शासक अयोग्य सिद्ध हुए। तो सबसे पहले जो क्रांति जो आरंभ होनी स्टार्ट हो गई थी, लोगों के मन में विचार जो आना स्टार्ट हो गया था, वो लुई 14वां के शासनकाल में हो चुका था। ठीक है, यह जो है योग्य शासक था, प्रतिष्ठित उच्च शिखर पर, मतलब इसका साम्राज्य था उस समय में। और इसके बाद के जितने लुई 15 हुए, लुई 16वें, 17वें, 18वें, इस तरीके से बनते चले गए। तो लुई जो 15वां था, 16वां था, ये सभी अयोग्य शासक थे। सन 1774 में लुई 16वां जो है गद्दी पर बैठा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुई 16वां कब गद्दी पर बैठा था, तो 1774 में, जो अत्यधिक निरंकुश, फिजूल खर्ची और अयोग्य था। उसका विवाह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हो चुकी थी। ठीक है, हो गई थी। ये VVI क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। जो उत्सवों में काफ़ी पैसे लुटाती थी, तो जो मेरी एंटोनेट थी वो कहाँ की राजकुमारी थी, तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और इसका विवाह जो हो गया था लुई 16वां से हो गया, और यह बहुत ही फिजूल खर्ची थी। ठीक है, राजा के वर्साय स्थित महल में 15,000, ध्यान दीजिएगा इस पे, 15,000 ऐसे अधिकारी थे जो कभी कोई काम नहीं करते थे, मगर अपार धनराशि जो है वेतन के रूप में लेते थे। राजस्व का 9% इन्हीं पर व्यय होता था। राजस्व का 9% हिस्सा जो है 15,000 अधिकारियों पे खर्च होता था, जो कोई भी काम नहीं करते थे। ठीक है, लुई 16वां के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब लीब्रे, तत्कालीन फ्रांस की मुद्रा से भी अधिक का कर्ज बढ़ गया था। ठीक है, तो ये जो ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में जो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो युद्ध हुआ था, युद्ध नहीं, उसे स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उसमें जो है, और फ्रांस वाले ने सपोर्ट किया था लाफायते के नेतृत्व में, तो उसमें जो है फ्रांस के ऊपर 10 अरब लीब्रे का जो है कर्ज चढ़ गया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण का अभाव था। ये जो निरंकुश राजतंत्र था उस पर कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं था। यद्यपि स्टेट जनरल, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यद्यपि स्टेट जनरल संसदीय संस्था थी, तो पूछा जा सकता है कि फ्रांस की संसदीय संस्था, यानी कि जब वो राजतंत्र था तो उस समय फ्रांस की संसदीय संस्था का नाम क्या था, तो स्टेट जनरल। लेकिन राजा की निरंकुशता का यह बड़ा उदाहरण था कि सन 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। तो जो स्टेट जनरल था वो बस नाम का था, क्योंकि निरंकुश राजतंत्र था और राजा जो है इसका बैठक ही नहीं बुलाता था। ठीक है, कब हुआ था इसका लास्ट बैठक, तो सन 1614 में हुआ था, और इसके बाद में 175 वर्षों तक नहीं हुआ, कोई बैठक ही नहीं हुआ। इसके बाद ये कब होता है, तो सन 1614 में 175 आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1789 में जाकर के जो है इसका बैठक होता है। बताइए, इतना समय के बाद में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लुई 14 की निरंकुशता इस बात से पता चलता है कि वह कहा करता था मैं ही राज्य हूँ,
VVI क्वेश्चन। फ्रांस के किस शासक ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ? तो लुई 14वां। लेकिन चूंकि वह योग्य शासक था, विद्रोहियों को कुशलतापूर्वक दबा देता था, अतः उस समय राज्य की पूरी शक्ति उसके हाथ में निहित हो गई थी। लेकिन उसके उत्तराधिकारियों में इस तरह के गुणों का अभाव था। तो जो लुई 14वां है वो कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, और कभी भी उसने जो है स्टेट जनरल जो संसदीय संस्था थी उसका कभी भी उसने बैठक ही नहीं बुलाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी जिसकी संख्या 17 थी, जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। तो राजा यदि निरंकुश होता है तो निरंकुश होने पर उसकी शक्ति को कम करने के लिए एक पार्लमा नामक जो है संगठन था, जिसकी संख्या जो थी कितनी थी? 17 थी। यह एक न्यायालय के रूप में काम करता था, जिससे अभी हमारे देश में जो है सुप्रीम कोर्ट है, और सरकार जो भी संविधान के खिलाफ या फिर संविधान के नियम कानून को भंग करने वाला यदि कोई विधेयक पारित कर देती है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर रोक लगा देता है। उसी टाइप से है पार्लमा नामक एक संगठन, ठीक है, संस्था, जो कि न्यायालय के रूप में था, और उस पे जो है राजा पर जो है उसकी निरंकुशता पर रोक लगाता था। ठीक है, न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित था। बताइए, यहाँ पे जो न्यायालय है वहाँ पे न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित था, और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। यानी कि यदि कोई कुलीन वर्ग का एक व्यक्ति जो है वो बन गया, उसके बाद उसका बेटा बनेगा इस न्यायालय का हिस्सा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा। तो इस टाइप से यहाँ पे न्यायाधीशों की व्यवस्था थी पार्लमा नामक संस्था में। ठीक, आगे। आवश्यकता पड़ने पर राजा जो है इन्हें पैसे के बल पर अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर देते थे। इस तरह व्यवहार में इस पर भी राजा का ही नियंत्रण होता था। तो ये न्यायालय जो है किसी काम का नहीं बचा, क्योंकि राजा का इस पे भी कंट्रोल हो जाता था। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति फ्रांस की क्रांति की सबसे बड़ी बुराई थी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति की सबसे बड़ी बुराई क्या थी? तो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, कहने का अर्थ है कि सारा जो पावर है वो कहीं ना कहीं राजा के पास ही आकर के सिमट जा रहा है। न्यायपालिका किसी काम का नहीं है। जो एक संगठन है, एक स्टेट जनरल है, वो भी किसी काम का नहीं है। तो सारा जो पावर है वो राजा के ही पास आ जा रहा था। तो यह फ्रांस की क्रांति की सबसे बड़ी बुराई थी। ठीक है, फ्रांस में हर जगह वर्साई के राजमहल की ही प्रधानता थी। राजा के अलावा मेरी एंटोनेट के द्वारा शासन का दुरुपयोग किया जाता था, जिससे जनसाधारण की धारणाएं राजतंत्र के बिल्कुल खिलाफ हो गई। तो महारानी तो खर्चीली थी ही, साथ ही दुरुपयोग भी हो रहा था उनके ये का शासन का। ठीक है, दुरुपयोग कर रही थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे जनता जो है सहते सहते फिर वो क्रांति कर ही बैठेगी। आइए देखते हैं इसका सामाजिक कारण क्या था। तो सामाजिक कारण 18वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 1700 से 1800 के बीच का हिस्सा, 18वीं शताब्दी। ठीक है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज जो है 3 स्टेटस अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। कितने में? 3 में। यहाँ पे एक फिगर भी ड्रॉ है। यहाँ प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो कितने में? 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में पादरी थे जिनकी संख्या लगभग 1,30,000 थी। दूसरे स्टेटस में अभिजात वर्ग थे जिनको कुलीन वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें लगभग 80,000 परिवार थे या 40 लाख व्यक्ति थे। ये दोनों वर्ग कर से मुक्त थे। बताइए, इतनी बड़ी जनसंख्या जो है कर से मुक्त थी। यानी कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। पादरी जो चर्च में प्रार्थना वगैरह करते हैं, ठीक है, वे, और कुलीन वर्ग जो था ये दोनों ही कर नहीं देता था, टैक्स पे नहीं करता था। ठीक है, अब आते हैं तीसरे स्टेटस में कौन कौन थे। तो उस समय फ्रांस की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी और फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास था। तो 40% इनके पास हिस्सा था, बच गया 60%। 60% भूमि पर 90% जनता रहती थी। ठीक है, तीसरे स्टेटस में थी।
जिनका कोई भी विशेषाधिकार जिनको प्राप्त नहीं था, यानी कि इनको कोई भी विशेष अधिकार नहीं थे, इनको कर पे करना पड़ता था। ये अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि कार्यों के लिए बाध्य थे। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इसी वर्ग में डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी एवं मजदूर आदि शामिल थे जो शहरी क्षेत्र में रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर, वकील या फिर जज ये सभी जो हैं ये सब टैक्स से मुक्त हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सिर्फ कुलीन वर्ग के लिए और पादरी वर्ग के लिए था कि ये दोनों टैक्स से फ्री हैं। बाकी जितने भी पढ़े लिखे वर्ग थे वे सभी जो है टैक्स पे करते थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे यह जो है ये सभी वर्ग मध्यम वर्ग कहलाता था, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई, या यूँ कहें तो इन्होंने ही फ्रांस की क्रांति की। ठीक है, चलिए मध्यम वर्ग में सबसे अधिक असंतोष था, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सुयोग्य एवं संपन्न हुए भी उन्हें कुलीनों जैसा सामाजिक सम्मान जो है प्राप्त नहीं था। तो ये जो मध्यम वर्ग था जिसमें वकील, जज सभी आते थे, ये लोग सबसे अधिक जो है असंतुष्ट थे, क्योंकि वे सुयोग्य थे, एक संपन्न व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, फिर भी वो कुलीनों जैसे सामाजिक सम्मान में नहीं आते थे। और जैसे कुलीन को टैक्स मुक्त कर दिया गया था, तो वैसे इनको नहीं किया गया था। इसलिए इनके बीच में कहीं ना कहीं एक भावना आ रही थी कि हम लोगों को वो अधिकार नहीं प्राप्त है जो उन लोगों को प्राप्त है, वे विशेष है और हम विशेष नहीं हैं। ठीक है, राज्य में सबसे बड़े पद कुलीनों के लिए सुरक्षित थे। जितने भी बड़े बड़े पोस्ट थे सभी कुलीनों के लिए सुरक्षित थे। उनका मानना था कि सामाजिक ओहदे का आधार योग्यता होना चाहिए, न कि वंश। तो ये मध्यम वर्ग था, इनका मानना था कि जितने भी बड़े पद हैं ये जो सुरक्षित हैं कुलीनों के लिए, तो ये जो सामाजिक ओहदा है इसका आधार जो होना चाहिए वो योग्यता के आधार पे होना चाहिए, ना कि वंश के आधार पे ऐसा किया जाना चाहिए। ठीक है, मध्यम वर्ग के साथ कुलीन वर्ग के लोग बहुत बुरा एवं असमानता का व्यवहार करते थे। सभी जगह का तो यही कहानी है। यह बात उन्हें बहुत अपमानजनक लगती थी। इस वजह से फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्य वर्ग ने आगाज किया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले ही इनका जो नारा था फ्रांस की क्रांति का, समानता को रखा गया था। फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति तो और भी दयनीय थी। चाहे वो फ्रांसीसी समाज हो चाहे वो भारतीय समाज हो, कृषकों की स्थिति हमेशा से ही दयनीय थी। उन्हें अनेक प्रकार का कर देना पड़ता था। कहा जाता है कि क्रांति के पूर्व फ्रांस में कुलीन लड़ते थे। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस को। कहा जाता है कि क्रांति के पूर्व फ्रांस में कुलीन लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे और जनसाधारण उनका खर्च जुटाते थे। ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि किस क्रांति का यह देन है, या किस क्रांति में यह कहा जाता है कि कुलीन लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे और जनसाधारण खर्च जुटाते थे। तो ये फ्रांस की क्रांति में कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आर्थिक कारण। विदेशी युद्ध और अपव्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति डवाडोल कर दी थी। बहुत ज़्यादा खर्च था और साथ ही युद्ध भी कर चुका था फ्रांस, तो इसके वजह से प्रतिवर्ष आय से अधिक व्यय होता था। ठीक है, इसलिए कर लगाने की प्रथा जो है प्रचलित थी। यह कर व्यवस्था असमानता और पक्षपात के सिद्धांत पर आधारित था। कर निश्चित करने और वसूलने का तरीका भी समान नहीं था, यानी कि सभी लोगों पर टैक्स नहीं लगा था। ठीक है, और साथ ही उसका तरीका भी जो था, जैसे कि भारत में देखते हैं महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त हो जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से टैक्स, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी अलग अलग तरीके से टैक्स लिया जाता था। ठीक है, प्रत्येक 5 या 6 वर्ष के बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी। ये पूंजीपति टैक्स फार्मर कहे जाते थे, VVI। तो सरकार जो है, फ्रांस की सरकार टैक्स वसूलने के लिए क्या करती थी कि 5 साल में या 6 साल में ठेका दे देती थी। और ये जो ठेका लेते थे जो पूंजीपति वर्ग थे, लेकिन इनको कहा क्या जाता था, टैक्स फार्मर। ठीक है, आगे
फ्रांस के लोगों में आर्थिक असंतोष ने देश को क्रांति के कगार पे पहुंचा दिया। ठीक है, राजकोष के घाटे की भरपाई के लिए उन पर तरह तरह के कर लगाए गए। फ्रांस की क्रांति में जो है विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए लोगों पर। किसानों को भूमि कर टैले चुकाना पड़ता था। इसके अलावे टीथे नामक धार्मिक कर भी इन्हें चर्च को देना पड़ता था। एनसीईआरटी के बुक में दिया है टाइल और टाइद। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा एनसीईआरटी एससीईआरटी में। तो किसान जो भूमि कर देते थे उसको टैले कहते थे, और जो टीथे था ये एक धार्मिक कर था। ठीक है, अच्छा इसको याद रखने का तरीका, तो एक त और एक थ, अगर थ टीथे आया तो थ द और उसके बाद ध आ जाता है। ठीक है, तो धार्मिक कर आप याद रख सकते हैं। यदि मानते हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा और टाइद बोल दिया, ठीक है, टाइद बोल दिया तो भी यहाँ द आता है और तो ध आता है, तो इसको धार्मिक कर के रूप में आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए हम आगे चलते हैं। अनेक तरह के अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी देना पड़ता था। एक तो भूमि कर दिया, उसके बाद धार्मिक कर दिया, उसके बाद अप्रत्यक्ष टैक्स भी दिया, दैनिक उपयोग की चीज़ों पर भी, नमक पे भी दिया, तंबाकू पे भी दिया, साथ ही कोई भेंट दे दिए, टोल टैक्स, नजराने आदि भी सामंती कर के रूप में उन्हें देना पड़ता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी देते ही रहते थे। इस तरह फ्रांस की आम जनता की आर्थिक स्थिति जो है दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। सही बात है, होना तो वाजिब भी था। आगे देखते हैं। करों के आर्थिक बोझ के अलावे फ्रांस की आर्थिक स्थिति को दयनीय बनाने में वहाँ के समाज में व्याप्त जो है बेकारी की समस्या ने अहम भूमिका अदा की। उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, बड़े बड़े उद्योग बने थे, जितने भी हथकरघा उद्योग थे वे सभी नष्ट हो चुके थे। जैसे कि भारत में ही देखते हैं, सूती वस्त्र जो पहले चरखे पे बनाया जाता था, तो औद्योगिकरण हुआ जिसकी वजह से बाहर से सप्लाई होने लगा, ब्रिटेन से ढेर सारे कपड़े, और जो भी भारत का जो मेन मार्केट था हथकरघा का वो सभी बंद हो गया। ठीक है, मशीनों का प्रारंभ हो चुका था। इसी वजह से हाथ से काम करने वाले कारीगर और मजदूर जो है घरेलू उद्योग धंधे विनिष्ट हो जाने से बेरोजगार हो गए थे। एक तो सरकार इतना टैक्स ले रही थी, ऊपर से जितने भी हथकरघे उद्योग थे या फिर जो भी थे वे सभी समाप्त हो गए थे, तो सारे लोग जो है बेरोजगार होते जा रहे थे। इन्होंने क्रांति के समय राजा के खिलाफ क्रांति का साथ दिया, तो इसलिए इन लोगों ने जो है क्रांति में जो है राजा का साथ न दे करके क्रांतिकारियों का साथ दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं सैनिक कारण क्या थे। फ्रांस के सैनिकों में भी बहुत अधिक असंतोष था। जैसे कि भारत में 1857 की क्रांति में हम लोग देखते हैं, तो सैनिक के पद पर किसानों को बहाल किया जाता था। बताइए, किसान को बहाल कर दिया सैनिक के लिए, कम वेतन दिया जाता था, कठोर अनुशासन और खराब भोजन आदि से वे रुष्ट रहते थे। सेना के निम्न पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी, यानी कि बड़े पद जो है कुलीन वर्गों के लिए सुरक्षित थे, उच्च पदों के लिए कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित थे। आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की वजह से फ्रांस की सेना ने भी आगे चलकर क्रांतिकारियों का साथ दिया। ठीक है, फ्रांस की जो सेना है आगे चलकर क्रांतिकारियों का साथ देती है। व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण, फ्रांस में जो है सभी तरह की स्वतंत्रताओं का अभाव था। लोग भाषण नहीं दे सकते थे, कुछ लिख नहीं सकते थे, अपने विचारों की अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। यहाँ का जो राजधर्म है वो कैथोलिक था। अब प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले को कठोर सजा दी जाती थी, यानी कि यदि भारत का एक राजधर्म बना दिया जाए किसी धर्म को, हिंदू धर्म को या मुस्लिम धर्म को, तो अन्य जो धर्म हैं बौद्ध, जैन, यहूदी या फिर मुस्लिम या सिख या हिंदू, तो इन सभी को कठोर सजा दी जाने जाए तो काफ़ी जो है लोगों के बीच में मतभेद हो जाएगा। ठीक है, तो यही स्थिति यहाँ पे हो गई। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अभाव था। राजा या उसका कोई भी आदमी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। इसके लिए फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट था, जिसको लेटर्स दी कैचेट कहते हैं। तो हमारे भी स्वतंत्रता संग्राम में एक आप लोग देखते होंगे रॉलेट एक्ट,
जिसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहते हैं, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। तो सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, लेटर्स द कैचेट, यानी कि बिना वारंट दिखाए ही गिरफ्तार कर लिया जाता था इन लोगों को। ये भी क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, ठीक है। लेटर्स द कैचेट का मतलब क्या होता है या किस क्रांति से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे। फ्रांस में कानूनों में एक रूपता नहीं थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में 400 कानून थे। मानते ये फ्रांस है, तो इसी एरिया में जो है कितने 400 से अधिक कानून थे। अब लोगों को भी यह जानकारी नहीं होती थी कि किस मुकदमे से उनका फैसला लिया जाएगा, ठीक है, किस कानून के तहत जो है उनको फैसला दिया जाएगा। बताइए ऐसी स्थिति होती है क्या। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा जो है BPSC 4.0 के लिए डाला है। जॉन लॉक का एक पुस्तक है द टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का उसने जो है खंडन किया है, जॉन लॉक ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है, तो जॉन लॉक की। इसमें उन्होंने क्या बताया, तो राजा के जो दैवीय और निरंकुश अधिकार हैं उसका उन्होंने खंडन किया है, ठीक। अब आ जाते हैं बौद्धिक कारण। प्रत्येक जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं उसमें कोई ना कोई बौद्धिक कारण तो जरूर ही रहा है। उसमें कुछ लोगों ने अपने विचारों के माध्यम से, अपने पुस्तकों के माध्यम से लिखना जरूर ही आरंभ किया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन क्रांतिकारी विचार वाले बौद्धिक बुद्धिजीवी थे, ठीक है, बुद्धिजीवी थे। फ्रांसीसी क्रांति के विषय में यह कहा जाता है कि यह एक मध्य वर्गीय क्रांति थी। तो पूछा जा सकता है कि किस क्रांति के बारे में कहा जाता है कि यह एक मध्यम वर्गीय क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति के बारे में कहा जाता है, जिसमें शिक्षित वर्ग लोगों ने तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दोषों का पर्दाफाश किया और जनमानस में आक्रोश पैदा किया, ठीक है। आगे, फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया, जिनमें प्रमुख थे मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप VBI लगा के चलिए इसमें। मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के 3 अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विधि का शासन या स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी पुस्तक है, तो मॉन्टेस्क्यू की है। इसमें सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो अमेरिकी क्रांति देखी होगी तो उसके परिणाम स्वरूप में अमेरिका के लोगों ने क्या किया था, मॉन्टेस्क्यू के शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया था। तो ये इसी के बारे में बात हो रहा है कि मॉन्टेस्क्यू ने जो है, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, मतलब फ्रांस के बुद्धिजीवी थे, तो उन्होंने शक्ति के पृथक्करण यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे बल्कि अलग अलग होंगे। अब जैसे देखिए, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है, कार्यपालिका जो है हमारे देश में मंत्रिमंडल है, और विधायिका जो है राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। तो क्या ये तीनों एक में कनेक्टेड है? नहीं, बिल्कुल, तीनों का अलग अलग कार्य है, उनकी शक्तियाँ अलग अलग हैं, तीनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि इनके कहने का अर्थ था कि राजा के पास ही कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों पावर नहीं हो, तीनों चीज़ें जो हैं अलग अलग लोगों के पास हो, ठीक। आगे, वॉल्टेयर ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया, यद्यपि वो जनतंत्र का पक्षधर नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन जो है जनतंत्र का पक्षधर नहीं था, वॉल्टेयर, रूसो या मॉन्टेस्क्यू, तो हो जाएगा वॉल्टेयर। तथापि राजतंत्र प्रजाहित में होना चाहिए, इसका प्रबल समर्थक था। मतलब कहने का है कि वॉल्टेयर का कहना था कि चर्च, समाज और राजतंत्र, इन तीनों में जो भी दोष हैं उनको हटा दो और जनतंत्र की स्थापना नहीं करो, यानी कि प्रजातंत्र की स्थापना नहीं करो, जो राजतंत्र है उसी में सुधार करके उसी को लागू करो, ठीक है। आगे, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर सुधार चाहते थे, परंतु रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। रूसो क्या चाहता था? रूसो पूरे तरीके से कंप्लीट चेंज चाहता था। उसने अपने प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था
और सामान्य इच्छा को संप्रभु माना। तो रूसो जो था वो कंप्लीट चेंज चाहता था और उसका जो बुक था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आप विशेष ध्यान देंगे इस पर। सामाजिक संविदा और ग्रेनविल जनरल विल सामान्य इच्छा, ये दोनों उसी की पुस्तक है, ठीक है। तो इसमें ये कहता है कि राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा को संप्रभु माना, ठीक है। वह जनतंत्र का जो है समर्थक था। कौन समर्थक था? रूसो। चलिए आगे चलते हैं। दिद्रो के वृहत ज्ञानकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया के लेखों ने फ्रांस की क्रांति में क्रांतिकारी विचार का प्रचार किया। तो एक दिद्रो नामक व्यक्ति थे, उन्होंने एक वृहत ज्ञानकोश बनाया, एनसाइक्लोपीडिया बनाया। उसमें उन्होंने लेख लिखा और उनके लेखों ने फ्रांस की क्रांतिकारी विचारों का जो है प्रचार किया था, ठीक है। फ्रांस में अपने लेखों के माध्यम से क्रांतिकारी विचार वे लाए थे। फ्रांस में क्वेजनो एवं तुर्गो जैसे अर्थशास्त्रियों ने समाज में आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार का समर्थन किया। मुक्त व्यापार आप लोग अमेरिकी क्रांति में पढ़े ही होंगे, एडम स्मिथ के द्वारा लाया गया था। ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति के समय में दो अर्थशास्त्री कौन कौन थे? एक तो क्वेजनो और एक तुर्गो। और मुक्त व्यापार का जो सिद्धांत है इन्होंने लाया। अब आते हैं विदेशी घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद में इन सभी चीज़ों का जो है फ्रांस की क्रांति पे बहुत ही ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ा। अब वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति पर जो विदेशी प्रभाव क्या पड़ा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रांस की जो क्रांति हुई वो कहीं ना कहीं अमेरिका की क्रांति से उसको प्रेरणा मिला था, ठीक है। और यहाँ पे जो था लुई 14 हुआ था और 1774 में जो है लुई 16 बना यहाँ का राजा। और ये काफ़ी खर्चीला था और इसकी जो पत्नी थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी एंटोनेट, और वो जो है काफ़ी खर्चीली थी। और चूँकि अमेरिका और ब्रिटेन का जब युद्ध हो रहा था, साथ ही जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड का, तो इन सब चीज़ों में जो है फ्रांस का बहुत सारा पैसा जो है खर्च हो चुका था। इसकी वजह से बहुत ढेर सारे टैक्स लगाएंगे। और ये जो समाज है 3 वर्गों में विभाजित था। एक तो पहला था पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा मध्यम वर्गीय वर्ग। तो पादरी और कुलीन वर्ग को टैक्स नहीं देना होता था, बाकी जो दोनों वर्ग थे उन सभी को जो है टैक्स देना होता था, टैक्स पे करना होता था। इन सब चीज़ों की वजह से जो है इनमें असंतोष आ जाता है, जबकि इसमें पढ़े लिखे भी लोग थे, ठीक है। अब आगे इसके और ढेर सारे कारण क्या हो जाते, तो आर्थिक कारण में यही टैक्स फार्मर जो 5-6 साल पे नियुक्त होते थे, बहुत अजीब अजीब तरीके से टैक्स लेते थे तरीके का। एक धार्मिक टैक्स हो गया, भूमि का टैक्स हो गया, नमक तंबाकू जैसी दैनिक वस्तुओं पे टैक्स हो गया, कोई भेंट के रूप में टैक्स पे करो, इस टाइप से। उसके बाद में सैनिक कारण भी हो गया था, सैनिकों को अच्छा भोजन नहीं दिया जाता था, किसानों को सैनिक बना दिया जाता था। धार्मिक कारण भी हो जाता है इसमें कि कैथोलिक धर्म को राजधर्म बना दिया गया था, बाकी सब धर्मों के साथ गलत तरीके का व्यवहार किया जाता था। इसके बाद में जो है बिना अभियोग के ही गिरफ्तारी कर ली जाती थी। और बौद्धिक कारणों में आप देखते ही हैं कि मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो जैसे विचारक आ जाते हैं। इन्होंने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत दे दिए हैं। फिर रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक संविदा में अपने विचार दे दिए। तो इन सब चीज़ें जो हैं एक पास जब एकत्र हुई तो कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति जो है काफ़ी व्यापक रूप से भड़क जाएगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे विदेशी घटनाओं का इन पे प्रभाव क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।